Good morning, class. Today I'm going to explain the second chapter of your book Supplementary Reader. Chapter name is Bringing Up Curry, written by Dhan Gopal Mukherjee. So let's begin our story. Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. Here, who is me? Here, me is the narrator. यहाँ me कौन है? यहाँ ऑथर है, नैरेटर है जो अपनी स्टोरी को बता रहा है. ओके, सो यहाँ पे नैरेटर या ऑथर बोल रहा है कि करी, हियर हु इज़ करी? करी इज़ द नेम ऑफ द एलिफेंट. ये एक एलिफेंट का नेम है. सो ऑथर कह रहा है कि करी जो कि एक एलिफेंट था वो उस टाइम 5 मंथ का था जब वो उसे उस ऑथर के पास आया या ऑथर को दिया गया. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. Then author said, उसके बाद ऑथर कहता है कि जिस टाइम पे करीब 5 मंथ्स का था उस टाइम पे ऑथर का एज क्या था? 9 years old. वो 9 years का था और वो उसके बैक पे एलिफेंट के बैक तक पहुंच जाता था. उसकी हाइट कितनी थी? एलिफेंट के बैक तक थी. बट टिप टो का मतलब होता है अपने टोज़ पे, मतलब आगे पंजों के ऊपर खड़ा होना, अपनी हील्स को ऊपर करके आगे टिप पे खड़ा होना, टिप टो. ओके, तो वो जब अपने पंजों को के बल पे या पंजों के ऊपर खड़ा होता था हील्स को ऊपर करके, तब जाके वो कहीं एलिफेंट के करी के बैक तक पहुंचता था. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. उस एलिफेंट का, उस करी का जो हाइट था वो रिमेन था एज इट इज़ था अप टू 2 years, नियरली 2 years. मतलब जब तक वो 2 साल का था नहीं हो गया तब तक उसकी हाइट उतनी ही थी. वी ग्रू टुगेदर. यहाँ ऑथर कह रहा है कि ऑथर और करी दोनों ही साथ साथ बड़े हुए. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. शायद इसीलिए उसे कभी भी पता नहीं चल पाया कि वो कितना लंबा था. जब आप किसी के साथ साथ रहते हो, आप डेली किसी को देख रहे हो तो रियलाइज़ नहीं कर पाते हो उसकी ग्रोथ को. आप अगर कभी किसी को अचानक देखो, कई टाइम के बाद देखो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ कोई कितना लंबा हुआ. राइट. सो वो साथ साथ बड़े हो रहे थे तो शायद इसीलिए ऑथर ने कभी भी उसकी हाइट पे ध्यान नहीं दिया. ही लिव्ड इन अ पेविलियन अंडर अ थैच्ड रूफ which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. Okay, so वो कहाँ पे रहता था? वो करी जो था वो पेविलियन. पेविलियन मीन्स टेंट और अ लार्ज ओपन बिल्डिंग, मंडप जिसे कहते हैं. तो वो एक ऐसे ही ओपन एरिया में रहता था, पेविलियन में रहता था, अंडर अ थैच्ड रूफ. थैच्ड का मतलब होता है कवर्ड विद द थैच या छप्पर जिसे कहते हैं. सो वो एक ओपन एरिया में एक छप्पर के नीचे, ठीक है, थैच्ड रूफ के नीचे वो रहता था. एंड वो जो थैच था, वो जो छप्पर था, दैट रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स. वो जो था वो एक मोटे हैवी ट्री स्टम्प, एक मोटे से ट्री के स्टम्प, उसकी लकड़ी में उसको वो किया गया था, सपोर्ट दिया गया था. ठीक है, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन, जिससे कि वो जो सपोर्टर था उस छप्पर का वो बहुत ज़्यादा हैवी था, स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि अगर करी बम्प कर रहा है, बम्प का मतलब होता है कोलाइड करना, टकराना, वो काफ़ी मजबूत था. क्योंकि अगर करी उससे टकराता है, बम्प करता है, क्योंकि वो वहीं पे रहता था, आते जाते वो टकरा जाता था, तो वो स्ट्रॉन्ग था, हैवी था, इसलिए उसको हैवी रखा गया जिससे कि कोलाइड करने के बाद भी वो छप्पर नीचे ना गिरे. ओके, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ द बॉय. अब यहाँ पे ऑथर करी के एक्शंस को बता रहा है, ठीक है, कि उसने क्या क्या किया. सो जो पहली चीज़ करी ने की वो क्या थी? उसने एक बॉय, एक लड़के की लाइफ को सेव किया. करी डिड नॉट eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. ऑथर कहता है कि करी बहुत ज़्यादा ईट नहीं करता था, खाता नहीं था, बट nevertheless means
नेवरदीलेस मीन्स इवन देन, या फिर भी, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता था लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग, ट्विग का मतलब होता है शाखाएँ या ब्रांचेस, उसे ऑलमोस्ट 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स की ज़रूरत होती थी च्यू करने के लिए। च्यू का मतलब होता है ईट, ओके, और उसके साथ खेलने के लिए, वो उसके साथ उन ट्विग्स के साथ, उन टहनियों के साथ खेलता भी था और उन्हें खाता भी था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द ड्राइवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। ओके, सो डेली वो उसे ऑलमोस्ट 40 पाउंड्स टहनियों की या ट्विग की या ब्रांचेस की ज़रूरत पड़ती थी उसके खाने के लिए। और डेली ऑथर जो था वो उसे कहाँ लेके जाता था? रिवर पे लेके जाता था मॉर्निंग में डेली, जिससे कि वो वहाँ वो बाथ ले सके, नहा सके। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. करी क्या करता था? करी वहाँ पे सैंड, रिवर के बैंक में, रिवर के किनारे जो सैंड थी, जो बालू थी, वहाँ वो लेट जाता था और ऑथर जो था वो वहीं उसी सैंड को, उस क्लीन सैंड से उसकी बॉडी को रब करता था फॉर एन आवर, घंटों रब करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद, रब करने के बाद, जैसे हम अपनी बॉडी को सोप से क्लीन करते हैं वैसे ही करी को वो ऑथर वहाँ की सैंड से क्लीन करता था, रब करता था, और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक वो वाटर में लेट जाता था, जिससे कि वो अपनी बॉडी को, या जिससे कि वो अच्छे से बाथ ले सके। On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. Okay, जब वो रिवर से बाहर आता था तो उसकी बॉडी, एबोनी का मतलब होता है अ काइंड ऑफ ब्लैक हार्ड वुड, ओके, आबनूस एक होता है, वो होता है, वो बहुत शाइन करता है, ठीक है। सो जब वो बाहर आता था तो उसकी बॉडी कैसी शाइन करती थी? लाइक एन एबोनी। एंड ही वुड स्क्वील, स्क्वील का मतलब होता है चीखना या तेज़ आवाज़ करना, साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो वो खुशी से, प्लेजर के साथ वो चीखता था जब ऑथर उसकी बॉडी को क्या करता था? रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब उसकी बॉडी से वो भी जो रब किया हुआ है, जब उससे पानी नीचे गिरता था तो वो खुशी से, मीन्स बाथ लेने के बाद वो बहुत खुश हो जाता था और खुशी से स्क्वील करता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. उसके बाद ऑथर बता रहा है कि बात देने के बाद I take him by the ear, मैं उसको ईयर पकड़ के उसको ले आता था, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट, सबसे आसान तरीका होता है एलिफेंट को लीड करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसके बाद ईयर से पकड़ के उसे ले जाके जंगल के किनारे एज पे छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लुशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, और वो उसे उस जंगल पे छोड़ देता था। लुशियस का मतलब होता है डिलीशियस, स्वादिष्ट। सो ऑथर क्या करता था? उसको बाथ कराने के बाद, नहलाने के बाद वो उसको ले जाके फॉरेस्ट के एज पे छोड़ देता था और ख़ुद क्या करता था? करी के लिए लिशियस ट्विग्स, डिलीशियस टहनियों का, ब्रांचेस का को सर्च करने लगता था, जिससे कि वो जाता था, कलेक्ट करता था, जिससे कि करी डिनर में उन ट्विग्स को ले सके। One has to have a very sharp hatch to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is multilated, an elephant will not touch it. फिर ऑथर क्या कहता है कि one has to have a very sharp hatchet. Hatchet क्या होता है? स्मॉल एक्स को कहते हैं, कुल्हाड़ी को कहते हैं। सो ऑथर कहता है कि किसी के पास अगर हम इन ट्विग्स को कट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक शार्प एक्स होना चाहिए, कुल्हाड़ी होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम उन ट्विग्स को अच्छे से कट कर सकें। एंड इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, और उसे शार्प करने में हैचेट की हेल्प से अगर हम ट्विग्स को शार्प करें तो वो हाफ एन आवर का टाइम लगता है। बिकॉज इफ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड, मल्टीलेटेड का मतलब स्पॉइल्ड या ख़राब। ऑथर कहता है कि अगर ट्विग ख़राब हुई, मल्टीलेटेड हुई, तो एलिफेंट उसे टच भी नहीं करेगा,
इसीलिए हाफ एन आवर मुझे देने पड़ते थे उन टहनियों को एक्स की हेल्प से या हैचेट की हेल्प से उसको शार्प करने में मुझे हाफ एन आवर लगते थे. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी. उसके बाद ऑथर बता रहे हैं कि ये कोई आसान काम नहीं था, एक ईजी जॉब नहीं होता था करी के लिए. ट्विग्स, ब्रांचेस और सैपलिंग का मतलब होता है प्लांट्स. ट्विग्स और सैपलिंग्स कलेक्ट करना करी के लिए. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. ऑथर कह रहा है कि मुझे कई तरीके के ट्रीज़ पे जंप करना पड़ता था और फिर जिससे कि मैं, डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट एंड टेंडर का मतलब भी डेलिकेट या सॉफ्ट होता है. सो ऑथर कह रहा है कि मुझे ब्रांचेस कई ट्रीज़ पे क्लाइंब करना पड़ता था जिससे कि मैं करी के लिए सॉफ्ट ट्विग्स का अरेंजमेंट कर सकूं, जिससे मुझे सॉफ्ट ट्विग्स मिले, मुलायम ट्विग्स मिले करी के लिए. As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. करी जो था वो किस चीज़ के लिए काफ़ी फॉन्ड था, उसका शौक क्या था? यंग ब्रांचेस ऑफ द banyan tree. banyan tree मीन्स बरगद का पेड़. तो बरगद के पेड़ या बैनियन ट्री की जो नई ब्रांचेस होती थी, कोमल शाखाएं. यंग ब्रांचेस का मतलब ऐसे टेंडर लिम्स होता है, कोमल जो सॉफ्ट जो शाखाएं ब्रांचेस होती हैं, उस चीज़ को खाने का शौक रखते थे ये करी. और बैनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स. कैथेड्रल का मतलब होता है लाइक अ हाई सीलिंग, काफ़ी ऊंचाई पे. वो जो सॉफ्ट ब्रांचेस आती थी बैनियन ट्री में वो काफ़ी हाइट पे आती थी. ओके, सो उसे कलेक्ट करना ऑथर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बट स्टिल वो उसके लिए अरेंजमेंट करता था. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस. फिर ऑथर बता रहे कि एक बार स्प्रिंग सीज़न की बात है, स्प्रिंग टाइम था, मार्च के का मंथ था. वो गैदर मीन्स वो कलेक्ट कर रहा था, वो कुछ कलेक्ट कर रहा था. आई वॉज गैदरिंग सम, वो कुछ यंग ब्रांचेस को कलेक्ट कर रहा था कि सडनली उसने करी की आवाज़ को सुना. करी उसे काफ़ी दूर, काफ़ी डिस्टेंस से कॉल कर रहा था, बुला रहा था. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ द बेबी दैन एन एलिफेंट. क्योंकि उस टाइम करी जो था काफ़ी यंग था, छोटा था उस टाइम पे. सो जब करी ऑथर को कॉल कर रहा था, बुला रहा था, तो उसकी जो आवाज़ थी, उसका जो साउंड था, दैट वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट. वो एलिफेंट की आवाज़ कम और एक छोटे बच्चे की आवाज़ ज़्यादा लग रही थी. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम. मुझे ऐसा लगा क्योंकि उसकी आवाज़ उस टाइम पे सॉफ्ट थी, क्योंकि वो यंग था. सो जब उसकी आवाज़ ऑथर ने सुना तो उसको लगा, उसने सोचा कि शायद कोई है जो उसे हर्ट कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest. So इसीलिए मैं ट्री से तुरंत नीचे आया और तेज़ी से दौड़ता हुआ फॉरेस्ट के एज पे पहुंचा, क्योंकि उसे लगा कि कोई है जो करी को परेशान कर रहा है. Where I had left him, वो उस जगह पे पहुंचा, फॉरेस्ट के उस एज पे पहुंचा जहां उसने करी को छोड़ा था. But he was not there. लेकिन करी उस वक्त वहाँ पे नहीं था. I looked all over. मैंने हर तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. लेकिन मुझे वो नहीं मिल सका. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर. फिर मैं रिवर के एज पे, रिवर के किनारे पहुंचा. एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सर्फेस. और जब मैं रिवर के एज पे, वाटर के एज पे पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि रिवर के सरफेस पे कुछ ब्लैक है जो स्ट्रगल कर रहा है, या कोई था जो तैर रहा था वहाँ सरफेस पे और बचने की कोशिश कर रहा था. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट. सडनली वहाँ से कुछ उठा, उस सरफेस से ऊपर की तरफ बाहर आया, एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट. और वो एक्चुअल में क्या था? वो एलिफेंट का, करी का ट्रंक था, उसकी सूंड थी. आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग. मुझे लगा कि शायद करी डूब रहा है. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. ऑथर ने खुद को बहुत हेल्पलेस फील किया क्योंकि वो रिवर में जंप नहीं कर सकता था और उस 400 पाउंड
के एलिफेंट को बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो ऑथर से बहुत ज़्यादा हायर था, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी ऑथर के कंपैरिजन में. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर. लेकिन फिर मैंने देखा कि करी का जो बैक साइड है वो भी ऊपर आ रहा है. पहले उसकी ट्रंक बाहर आई तो ऑथर को लगा कि शायद वो डूब रहा है. फिर उसकी बॉडी, उसका अपर पार्ट बाहर आया. And the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. और उस मोमेंट में जब करी ने ऑथर को देखा तो उसने ट्रम्पेट करना शुरू कर दिया. ट्रम्पेट इज़ अ साउंड ऑफ द एलिफेंट. एलिफेंट का जो साउंड होता है ना, उसे कहते हैं ट्रम्पेट. ओके, चिंघाड़ना. सो जब करी ने ऑथर को देखा तो वो ट्रम्पेट करने लगा और शोर की तरफ, किनारे की तरफ आने के लिए स्ट्रगल करने लगा, फाइट करने लगा, संघर्ष करने लगा. देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. और फिर ट्रम्पेट करते हुए उसने मुझे भी वाटर पे अंदर की तरफ खींचा. एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. और जब मैं स्ट्रीम में, उस नदी की धारा में गिरा, मैं जब नदी में गिरा, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा जो रिवर के बॉटम में नीचे की तरफ फ्लैट लेटा हुआ था. मीन्स वो डूब चुका था. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज सम वॉट अफ्लोट. वो पूरी तरह से तो रिवर के बॉटम पे नहीं गया था, बट समहाउ अफ्लोट, मतलब वो थोड़ी ऊपर तैर रहा था. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर. मैं तुरंत वाटर के सर्फेस पे गया टू टेक माई ब्रेथ, क्योंकि करी ने क्या किया था, उसे स्ट्रीम में अंदर की तरफ खींच लिया था. जब ऑथर नीचे गया तो उसने नीचे रिवर के बॉटम पे, रिवर की ज़मीन पे अंदर की तरफ उसने देखा कि एक लड़का नीचे तैर रहा है. फिर सडनली वो बाहर आया सांस लेने के लिए, रिवर के सरफेस पे आया, ऊपर की तरफ आया, जिससे कि वो सांस ले सके. एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग. और वहाँ करी खड़ा था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक. करी ने अपने फीट को, अपने पैरों को क्या किया था, रिवर का जो बैंक था, जो किनारा था, वहाँ जो बालू थी, जो सैंड था, उसमें उसने अपने पैरों को प्लांट कर लिया था. मीन्स अंदर की तरफ फर्मली डाल दिया था, जिससे कि वो फर्म हो जाए, जम जाए, जिससे कि वो, आई थिंक उसका इंटेंशन था कि वो ऑथर को और उस बच्चे को बाहर खींच सके. सो उसने अपने पैरों को वहाँ पे जमा लिया. एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. और उसने क्या किया, करी ने अपने पैरों को वहाँ सैंड पे जमा लिया और अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है. जैसे हम किसी को हाथ देते हैं, सपोज़ अगर कोई डूब रहा है तो हम क्या करेंगे, अपना हाथ उसको देंगे ना बचने के लिए, या उसको बचाने के लिए. यहाँ पे करी ने क्या किया, उसने अपना ट्रंक आगे किया, जिससे कि ऑथर उसकी ट्रंक को पकड़ के बाहर की तरफ आ सके. ऐसा लग रहा था कि वो ऑथर के हाथ का वेट कर रहा है, इसीलिए उसने अपने ट्रंक को स्ट्रेच कर दिया, आगे की तरफ फैला दिया. आई डाइव डाउन अगेन. ऑथर फिर से अंदर की तरफ उसने डाइव किया, अंदर की तरफ गया. एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सर्फेस. और फिर उस बॉय की जो बॉडी, जो फ्लोट कर रही थी, डूब रही थी, उसको खींच के वो सर्फेस की तरफ लेके आया. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. लेकिन क्योंकि ऑथर बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, वो बहुत अच्छा तैराक नहीं था, सो वो अशोर तक, मीन्स टूवर्ड्स द शोर, अशोर मीन्स टूवर्ड्स द शोर, या तट की तरफ, वो शोर की तरफ, तट की तरफ अच्छे से स्विम नहीं कर सक रहा था. और जो स्लो करंट थी, जो धीमी स्पीड थी रिवर की, जो धारा थी, वो ऑलरेडी उसकी बॉडी को पीछे की तरफ, आप कभी रिवर में जाओ, उसका जो फ्लो होता है वो आपकी बॉडी को स्टेबल नहीं होने देता. आप जो भी रिवर का जिस डायरेक्शन में फ़्लो होगा, आप उस तरफ बहना, या आपकी बॉडी उस तरफ मूव करेगी. क्योंकि ये बहुत अच्छा स्विमर नहीं था ऑथर, तो उसके भी बॉडी क्या कर रही थी, उस स्लो स्ट्रीम की धारा में बहती जा रही थी. और वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्विमर भी नहीं था, और उसके साथ एक दूसरी बॉडी भी उस टाइम पे थी. सीइंग अस ड्रिफ्ट by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water.
करी ने जब देखा कि उस करंट में, उस नदी की धारा में, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, ठीक है। जब करी ने देखा कि ऑथर और वो लड़का उस नदी की धारा में बह रहे हैं, तो करी ने तुरंत क्या किया, वो तुरंत अंदर गया। बट यूजुअली वो स्लो और पॉन्डरस था। पॉन्डरस का मतलब होता है हैवी। सो वो काफ़ी स्लो और हैवी था, बट सडनली उसने क्या किया, डार्टेड का मतलब होता है रश्ड, दौड़ना। वो सडनली हॉक की तरह, हॉक का मतलब बाज, हॉक इज़ अ बर्ड जिसे हम बाज कहते हैं, और वो बहुत तेज़ स्पीड से उड़ता है। सो एलिफेंट या करी जो कि बहुत हैवी था, बहुत स्लो था, आपने एलिफेंट देखा होगा, वो बहुत स्लो चलता है। लेकिन सडनली जब उसने सिचुएशन देखी कि अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो शायद ऑथर और वो बॉय बह जाएंगे नदी में, तो वो तुरंत ही क्या किया उसने, वो तुरंत अंदर गया लाइक अ हॉक, एक बाज की तरह, और आधे वाटर तक जा कर के वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, उसने फिर से अपनी ट्रंक को मेरी तरफ बढ़ाया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपने हाथ को ऊपर किया जिससे कि मैं उसकी सूंड को, उसकी ट्रंक को पकड़ सकूं, एंड इट स्लिप्ड, और वो मेरे हाथ से स्लिप हो जा रहा था, सरक जा रहा था, फिसल जा रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, फिर मैंने क्या फील किया कि मेरी बॉडी भी अंदर जा रही है, मैं डूब रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन इस बार मैंने रियलाइज़ किया, मैंने फील किया कि वाटर का जो लेवल था बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, डीप नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड टूवर्ड्स लाइक एन एरो, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. अब ऑथर कहता है कि जब मैं फिर से, मेरा हाथ जब स्लिप हुआ और मैं नीचे गया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो डेप्थ है वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो वो नीचे गया और उसने अपने पैरों से जो रिवर का बेड था, नदी का जो नीचे का जो तट था, जो ज़मीन थी, उस पर उसने डबल प्रेशर से किक किया, और किक करने से जैसे एरो बाहर निकलती है, तीर बाहर निकलता है धनुष से बिल्कुल स्ट्रेट, वैसे ही उसने अपने पैरों को किक किया और वो सीधे ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ आगे बढ़ा, इन स्पाइट ऑफ, जबकि उसके हाथ में क्या था, एक दूसरे बच्चे का हाथ भी था, फिर भी वो उसने किक किया और वो सीधे ऊपर गया। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. Lasso का मतलब होता है a long rope, एक लंबी रस्सी। जब वो ऊपर की तरफ के डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो उसने क्या फील किया, ऑथर ने फील किया कि उसके नेक के अराउंड जैसे एक लॉन्ग रोप बंध गई है, एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई है। दिस फ्राइटन मी, इससे मैं डर गया। सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वैलो मी, मुझे लगा कि शायद कोई समुद्र का कोई जानवर है जो मुझे स्वैलो करने वाला है, जो मुझे निगल लेगा। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, मैंने क्या सुना, सडनली मैंने करी की आवाज़ सुनी, उसका साउंड सुना, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कोई वाटर एनिमल नहीं है, बल्कि करी की ट्रंक है, करी का सूंड है जिसको उसने मेरे नेक पे फंसा दिया है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को ही बाहर निकाला। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी एक बेबी जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसे ट्रेन करना पड़ता था अच्छे बनने के लिए। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिस्चीवियस दैन एवर। और अगर उसे ये ना बताया जाता कि वो नॉटी है या वो शैतानी कर रहा है, तो शायद वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता था। मीन्स उसको हर चीज़ के लिए बताना पड़ता था दैट हियर यू आर राइट एंड हियर यू आर रॉन्ग, लाइक अ बेबी। जैसे हम एक बच्चे को समझाते हैं, सिखाते हैं, वैसे ही ऑथर को करी को भी सिखाना पड़ता था। फॉर इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक दिन किसी ने उसे कुछ बनानास दिए खाने के लिए। We used to keep large plates of fruits on the table near a window in the dining room. हम लोग क्या करते थे, विंडो के पास ही एक डाइनिंग रूम था, या विंडो के पास जो डाइनिंग रूम का जो विंडो था,
उस विंडो के पास ही एक टेबल थी जहाँ हम यूजुअली फुल ऑफ प्लेट्स या फुल प्लेट्स ऑफ लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स रखा करते थे. सॉरी, मीन्स ऑथर बता रहे हैं कि उनके डाइनिंग रूम में एक विंडो थी और उसके पास एक टेबल था जहाँ वो प्लेट में फ्रूट्स रखा करते थे. वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड. एक दिन क्या हुआ, उस टेबल पे जितने भी बनानाज थे वो गायब हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. और मेरी फैमिली ने, मेरे फैमिली के लोगों ने, सब ने किसको ब्लेम किया? घर के सर्वेंट को ब्लेम किया कि उसने सारे फ्रूट्स खा लिए. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. कुछ दिनों बाद फिर से फ्रूट्स डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. इस बार ब्लेम मुझ पर आया था. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मैं जानता था कि मैंने तो ये काम किया नहीं है. इट मेड मी वेरी एंग्री. इससे मैं बहुत नाराज़ हो गया विथ माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स और सर्वेंट्स से बहुत एंग्री हो गया. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उन्हीं लोगों ने सारे फ्रूट्स ले लिए और ब्लेम मुझे कर दिया. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन. नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट्स गायब हुए तब मैंने स्मैश्ड बनाना, स्मैश्ड का मतलब होता है क्रश्ड, दबे हुए, कुछ क्रश्ड बनानाज मैंने करी के पवेलियन में देखे जहाँ वो रहता था. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. वो देख के मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. क्योंकि मैंने इसके पहले फ्रूट्स वहाँ नहीं देखे थे. एंड एज़ यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. और जैसा कि जानते हो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो हमेशा ट्विग्स खाया करता था, ब्रांचेस खाया करता था, वो बनानाज नहीं खाता था. बट दिस टाइम जब मैंने उसके पवेलियन में बनानाज देखे, क्योंकि वहाँ सिर्फ ट्विग्स दिखते थे, जब बनानाज दिखे तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. फिर नेक्स्ट डे जब ऑथर डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसे टेबल से फ्रूट्स लेने चाहिए विदाउट परमिशन ऑफ देयर पेरेंट, बिना परमिशन लिए अपने पेरेंट्स से, वो सोच रहा था, वंडर कर रहा था कि सडनली वहाँ एक लंबी सी ब्लैक कलर का कुछ अंदर आया विंडोज से. वो देखने में स्नेक जैसा लग रहा था और सडनली जितना भी बनाना था वो वहाँ से गायब हो गया. आई वॉज़ वेरी मच फ्राइटन. मैं बहुत डर गया बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास. क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी स्नेक को बनाना खाते हुए नहीं देखा था. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक. और मुझे लगा कि शायद ये कोई भयानक स्नेक है दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. जो कि अंदर आया, स्नीक का मतलब होता है दबे पावाना, जो चुपके से अंदर आया और सारे फ्रूट, सारे बनानास लेके चला गया. सो मुझे लगा कि कोई बहुत ही टेरेबल सा स्नेक है. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम. मैंने चुपके से धीरे से बाहर की तरफ देखा रूम के. एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. और मैं बहुत डरते हुए बाहर गया. उस टाइम मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्नेक फिर से घर में आएगा, सारे फ्रूट्स खा लेगा और हम सबको मार डालेगा. एज आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया, आई सॉ करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन. मैंने क्या देखा? करी का बैक साइड देखा जो कि पवेलियन की डायरेक्शन में धीरे धीरे जा रहा था. एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. और मैं बहुत डर गया था. आई वॉज सो फ्राइटेंड क्योंकि मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी, मेरी खुशी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच था करी से. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन. मैं उसके पीछे पीछे भागा. एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. क्योंकि ऑथर को लग रहा था कि वहाँ स्नेक है, क्योंकि उसने करी का सिर्फ बैक साइड देखा था. वो नहीं चाहता था कि वो स्नेक करी को हार्म करे. लेकिन वो जब पहुंचा पवेलियन में तो उसने क्या देखा कि करी ही था जो उन बनानास को वहाँ से लिया था जिसने, और वो वहाँ बैठ के आराम से बनानास खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट. एस्टॉनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज. मैं फिर भी वहाँ पे सरप्राइज होकर के बैठा हुआ था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट. द बनानास वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम. उसके चारों तरफ बनानास फैले हुए थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फार वन
फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। उसने अपने ट्रंक को, क्योंकि उसने चारों तरफ बनानास फैलाए हुए थे, तो वो अपने ट्रंक को स्ट्रेच कर रहा है जहाँ वो खड़ा था वहाँ पे, जिससे कि वो उन बनानास को खा सके। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। उस वक्त तो उसे देख के ऐसा ही लगा कि उसकी ट्रंक बिल्कुल ब्लैक स्नेक जैसी लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअल में जो थीफ है वो करी था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट ऑफ द ईयर, मैंने उसके ईयर को खींचा। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। ऑथर ने क्या किया, करी के ईयर को पुल किया, खींचा, और हैप्पीली, जॉयसली मीन्स हैप्पीली, उसने अपने पेरेंट्स को उसे दिखाया और बताया कि ये करी है जो पिछले कुछ वीक से सारे फ्रूट्स खा रहा है, मैं नहीं। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको स्कोल्ड किया, डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि जैसे बच्चे वर्ड्स को समझते हैं वैसे एलिफेंट्स भी वर्ड्स को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और फिर मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। उसने क्या बोला, ऑथर ने करी से बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें स्टील का मतलब चोरी करते हुए अगर मैंने तुम्हें देखा इन फ्रूट्स को, तो मैं तुम्हें विप करूँगा। विप का मतलब होता है कोड़े से मारना, बीटन विद अ विप। ओके, विप का मतलब होता है कोड़ा एंड विप्ड का मतलब होता है कोड़े से मारना। सो बोलता है कि मैं तुम्हें विप करूँगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम। वो जानता था कि हम सभी उससे बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, नाराज़ हैं। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि सर्वेंट भी करी से नाराज़ था, क्योंकि सर्वेंट पर भी ब्लेम आया था। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसका जो प्राइड था वो बहुत ज़्यादा ईगो कह सकते हो, प्राइड कह सकते हो, इंजर्ड हुआ। His pride was so injured का मतलब ये भी कह सकते हो कि उसने ह्यूमिलिएट फील किया, अपमान सा उसे लगा कि उसने नेक्स्ट टाइम उसके बाद कभी उसने डाइनिंग टेबल से कुछ भी नहीं उठाया, उसने खुद को चेंज कर लिया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक देम। और उसके बाद अगर उसे कोई भी फ्रूट देता था तो वो हमेशा क्या करता था, स्क्वील करता था, साउंड क्रिएट करता था, ऐसा लगता था कि वो उस पर्सन को थैंक कह रहा है जो उसे फ्रूट देता था। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. Elephants जो होते हैं वो खुशी खुशी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ की होती है, बट अगर आप उसे विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के अगर आप उसे पनिश करोगे तो वो उसे याद रखता है और वो उसे अपने अकॉर्डिंग रिटर्न करता है, मीन्स बदला लेता है। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. Elephant को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कब उसे बैठना चाहिए, कब उसे वॉक करना चाहिए, कब उसे तेज़ चलना चाहिए, कब उसे स्लो चलना चाहिए। You teach him these things as you teach a child. आप उसे वैसे ही सिखाते हो जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हो, ऐसे ही सिखाना पड़ता है। If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप उससे कहते हो धत और उसके ईयर को खींचते हो तो वो धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। Similarly, if you say mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. उसी तरह से अगर तुम उसे मली कहते हो और उसके ट्रंक को आगे की तरफ खींचते हो तो वो धीरे धीरे सिग्नल पे वॉक करना सीख जाएगा। करी लर्न मली आफ्टर 3 लेसन्स। 3 लेसन्स के बाद, 3 टर्म्स के बाद या 3 प्रैक्टिसेस के बाद करी ने मली लर्न करना सीखा, आगे की तरफ वॉक करना सीखा। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। उसने 3 लेसन्स में मली सीखा बट उसे 3 वीक्स लग गए धत लर्न करने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और आपको पता है कि एलिफेंट को
क्यों सिखाना चाहिए बैठने के लिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट वेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। ऐसा इसलिए क्योंकि एलिफेंट की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप उसे बैठना नहीं सिखाओगे तो आपको लैडर की ज़रूरत पड़ेगी उसके बैक तक पहुंचने के लिए, एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो बैठ सकता है तो आप इजीली उसके बैक पे बैठ जाओगे। लेकिन अगर आप उसे बैठना नहीं सिखाओगे तो आपको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी उसके बैक साइड तक पहुंचने के लिए। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, फॉर who would want to carry a ladder around all the time? So इसीलिए ऑथर कह रहा है कि बेटर होता है कि उसे धत सिखाया जाए एलिफेंट को, क्योंकि कोई भी हर वक्त अपने साथ लैडर लेके तो नहीं चल सकता, सीढ़ी लेके नहीं चल सकता उसके बैक पे बैठने के लिए। सो बेटर है कि उसे बैठना सिखाया जाए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है किसी एलिफेंट को सिखाने के लिए? मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। करी को ऑलमोस्ट 5 years लगे प्रॉपरली मास्टर कॉल सीखने के लिए। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. मास्टर कॉल इज़ अ टाइप ऑफ अ साउंड। मास्टर कॉल क्या है? मास्टर कॉल, द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग। हिसिंग का मतलब होता है फुफकारना, जो स्नेक का साउंड होता है उसे हिसिंग कहते हैं। हाउलिंग का मतलब होता है गुर्राना, ठीक है। सो मास्टर कॉल एक अजीब, एक स्ट्रेंज टाइप की हिसिंग और हाउलिंग साउंड होती है, जैसा कि स्नेक और टाइगर आपस में जब फाइट करते हैं, कुछ वैसा साउंड। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, और आपको उस तरीका साउंड, हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड उसके ईयर पे, एलिफेंट के ईयर पे क्रिएट करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है वैसा। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और आप जानते हो जब आप किसी एलिफेंट को मास्टर कॉल देते हो, हिसिंग और हाउलिंग साउंड देते हो, तो वो क्या करता है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इफ़ यू आर लॉस्ट इन दी जंगल, अगर आप जंगल में खो जाओ, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और आपको रास्ता नहीं पता है बाहर निकलने का, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और हर तरफ ब्लैक हो, मीन्स अंधेरा हो, सिर्फ स्टार्स ही स्टार्स हो, यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक उस जंगल में नहीं रह सकते, उस फॉरेस्ट में नहीं रह सकते हो। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। उस समय सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हो कि आप अपने एलिफेंट को, अपने पेट को मास्टर कॉल दो, एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन दिस ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और उसी वक्त एलिफेंट क्या करेगा, अपने ट्रंक की हेल्प से जो भी ट्रीज़ हैं उनको अपरूट करेगा, मतलब रूट से उखाड़ देगा और आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे। इससे क्या होगा, बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं वो डर जाएंगे आसपास के। एज द ट्री कम्स क्रशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप। जैसे कि जब ट्री क्रश होगा, रूट से बाहर आएगा, जब वो जड़ से उखड़ेगा, तो उस क्रशिंग साउंड से मंकीज़ जो हैं, जो सो रहे, बिकॉज रात का टाइम है, तो वो भी जग जाएंगे। रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और इससे मंकीज़ जो हैं वो ब्रांच टू ब्रांच जंप करने लगेंगे। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और आप क्या कर सकते हो, उस मून लाइट में, रात के अंधेरे में जो मून लाइट होगी, जो चांद की जो रोशनी होगी, उस रोशनी में आप उस मंकी को देख सकते हो जो ब्रांच टू ब्रांच जंप कर रहा है, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस बिलो। और आप ऑलमोस्ट क्या देख सकते हो, स्टैग्स का मतलब होता है मेल डियर, हिरन। आप स्टैग्स को देखोगे हर डायरेक्शन में भागते हुए। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप कुछ डिस्टेंस में, ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, टाइगर का जो साउंड होता है, आप टाइगर के ग्राउलिंग को भी सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटन, या उस मास्टर कॉल के बाद जब एलिफेंट को एक्शन करता है, तो उस एक्शन से, उस क्रशिंग साउंड से इवन टाइगर भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री। उसके बाद क्या करेगा, एलिफेंट नेक्स्ट ट्री को पुल करेगा, खींचेगा, एंड द नेक्स्ट, एक के बाद एक वो ट्रीज़ को पुल करता जाएगा।
Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और जल्दी आप क्या देखोगे कि एलिफेंट ने उस मास्टर कॉल को सुनते ही आपके लिए, जो कि आप जंगल में कहीं खो चुके हो, आपके लिए क्या करेगा, वो ट्री बाय ट्री जो बाहर निकाल रहा है वन बाय वन, वो आपके लिए एक रास्ता बना देगा जो डायरेक्ट आपको आपके घर तक पहुंचाएगा. ओके, so this was the explanation of this chapter. Thank you everyone.